Hello everyone, welcome to my channel The Law Seekers. I hope you all are doing well and must be preparing for your upcoming examination. In today's video, we will talk briefly about the history of Transfer of Property Act 1882 and chapter 1 that consists of section 1 to section 4. लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ और अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ. Hello, my name is Kalpesh Sharma. I'm an advocate practicing at District Court Tonk, Rajasthan. I've done my LLB from Amity University, Rajasthan. चलिए शुरू करते हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के आने से पहले हमारे देश में इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी कॉडिफाइड लॉ नहीं था. उससे होता ये था कि जब भी हमारे देश में इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाता था, उसके बाद में अगर पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता था, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट के पास कोई भी कॉडिफाइड लॉ नहीं था. उससे होता ये था कि उन्हें मदद लेनी पड़ती थी उस समय के गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा पास किए गए रेगुलेशंस की, जो कि समय समय पर बदल दिए जाते थे, या फिर उनको रिलाय करना पड़ता था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. अलग अलग जजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इन लॉज को, इन प्रिंसिपल्स को काम में लेते थे. इस वजह से होता ये था कि एक जगह के जज ने एक जजमेंट दिया, दूसरे जगह के जज ने दूसरा जजमेंट दिया. सेम फैक्ट्स के होते हुए भी, अलग अलग केसेस में सेम फैक्ट्स के होते हुए भी अलग अलग पार्टीज़ को जजमेंट दे दिया जाता था, अलग अलग पार्टीज़ के फेवर में जजमेंट पास कर दिया जाता था. इससे होता ये था कि हमारे देश में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी केस लॉज हुआ करते थे. इस प्रॉब्लम को देखते हुए, इस ज़रूरत को देखते हुए उस समय की काउंसिल ने यह तय किया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक कोडिफाइड लॉ हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है. 17 फरवरी 1882 को काउंसिल ने ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट को पास किया, जो कि लागू किया गया 1 जुलाई 1882 से. प्रॉपर्टी एक्ट के बेयर एक्ट को जब आप देखेंगे तो उसके लॉन्ग टाइटल में लिखा हुआ है, इट इज़ एन एक्ट टू अमेंड द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ उन ट्रांसफ़र से डील करती है जो कि पार्टीज़ का एक्ट के द्वारा किया गया है. आगे चलेंगे तो आप इसका शॉर्ट टाइटल देखेंगे, जो कि है द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882. उसी के नीचे लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 1882 से ये लागू कर दिया जाएगा. अब आगे लिखा गया है कि लागू कहाँ कहाँ पे किया जाएगा. आगे के पार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट को होल ऑफ इंडिया पे लागू कर दिया जाएगा, उन हिस्सों को छोड़ के जो 1 नवंबर 1956 से पहले पार्ट बी स्टेट्स के अंदर आते थे. इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि जो पार्ट अभी एग्जेम्प्ट किए गए हैं इसके एनफोर्समेंट से, उस जगह की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट को पूर्णतः या फिर इसके किसी हिस्से को लागू कर सकते हैं अपने स्टेट में. आगे लिखा गया है कि कोई भी स्टेट अगर चाहे तो बाय नोटिफिकेशन सेक्शन 54 पैरा 2 एंड 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107 और सेक्शन 123 से अपने स्टेट को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं. इसी के आगे लिखा हुआ है कि जिन स्टेट्स में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं है, वहाँ पर यही सब सेक्शन 54 पैरा 2, पैरा 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107 और सेक्शन 123 लागू नहीं किए जाएंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी कोई एक्ट लागू किया जाता है तो कई सारे एक्ट होते हैं जो उसके आने की वजह से रिपील हो जाते हैं. ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के शेड्यूल के अंदर ऐसे एक्ट मेंशन्ड हैं. सेक्शन 2 उनके बारे में बात करता है. सेक्शन 2 ये बोलता है कि ऐसे एक्ट जो शेड्यूल के अंदर मेंशन है और उनको जिस हद तक उनका रिपील होना बताया गया है, या तो होल या पार्टली, वो उस हद तक ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के आने के बाद रिपील कर दिए जाएंगे. सेक्शन 2 में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखी बातों का कुछ चीज़ों पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए गए हैं, ऐसे एनेक्टमेंट जिनका स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, वो नहीं रिपील किए जाएंगे. किसी कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कोई लीगल इंसिडेंट अगर किसी आदमी को मिले हैं और जो कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के साथ कंसिस्टेंट है, उनके ऊपर उनका फ़र्क नहीं पड़ेगा. ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के आने से पहले कोई लायबिलिटी या राइट्स जो अराइज हुए थे, उन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऑपरेशन ऑफ लॉ
के द्वारा अगर कोई भी प्रॉपर्टी पास की गई है, किसी भी डिक्री या ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉपर्टी पास की गई है, तो सेक्शन 57 और चैप्टर 4 को छोड़ के ऐसे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के आने का। और मोहम्मडन लॉ चैप्टर 2 में लिखी हुई किसी भी बात का मोहम्मडन लॉ के रूल्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सभी एक्ट के अंदर एक सेक्शन होता है जो डेफिनेशन से रिलेट करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में डायरेक्टली उस सेक्शन को डेफिनेशन के नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन उसको बोला गया है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जहाँ जहाँ भी ये शब्द यूज़ किए जाएंगे वहाँ पर इन डेफिनेशन का मतलब निकाला जाएगा। सबसे पहले इस पर बताया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी दी गई है दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ ढंग से समझ नहीं आया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर मैंने अलग अलग जगह से सब रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को एटलीस्ट 3 जगह डिफाइन किया गया है। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, द जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट। जब इन 3 एक्ट्स की डेफिनेशन को मिलाया गया, जब मैंने मिलाया तो मुझे पता लगा कि इसको ब्रीफली ऐसे बोला जा सकता है दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स: लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। लैंड के अंदर इंक्लूड करता है सरफेस, द थिंग्स अबव द लैंड एंड द थिंग्स बिलो द लैंड। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड जब हम देखते हैं तो उसमें बोलते हैं उस लैंड से हमें क्या बेनिफिट अराइज हो रहा है। जैसे राइट ऑफ वे, लैंड पे हमें राइट ऑफ वे मिलता है। राइट ऑफ फिशरी, मछली पकड़ने का राइट होता है, वो हमें मिलता है। फिर आता है थिंग्स अटैच टू अर्थ। इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। थिंग्स रूटेड इन अर्थ, जैसे पेड़ पौधे। थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ, जैसे हम घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं। एंड थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन अर्थ, मतलब जो चीज़ अर्थ में एम्बेडेड है, मतलब बिल्डिंग्स, उनसे जो चीज़ें अटैच है, मतलब खिड़कियाँ और दरवाजे। जुडिशरी ने भी कुछ ऐसे राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह, जैसे राइट ऑफ फिशरी, राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ वे, राइट टू होल्ड एग्जीबिशन एंड सो ऑन। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में अगली टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इतना सा बताया गया है कि दैट इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मीन अ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। हम नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट समझे उससे पहले हमें समझना होगा कि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी पावर से कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र की जाती है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है विल। विल का एग्जीक्यूशन ओनर की मृत्यु के बाद कराया जाता है। जब उस प्रॉपर्टी का ओनर मर जाता है तो उसकी विल में जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन्स के बीच में ट्रांसफ़र से डील करता है। तो यहाँ पे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक मृत व्यक्ति से एक जीवित व्यक्ति के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए ये बोला गया है कि इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर 2 पार्टीज दोनों जीवित हैं और उनके बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। आगे बात करते हैं अटेस्टेड की। अटेस्टेड का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट के रिलेशन में हमेशा अटेस्टेड का मतलब ये माना जाएगा कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों ने इस बात का, इस फैक्ट का होना अटेस्ट किया है कि हमारे सामने एग्जीक्यूटेंट ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर किया है, या फिर एग्जीक्यूटेंट के सामने किसी व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन किया है, या फिर एग्जीक्यूटेंट की अथॉरिटी से किसी व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया है। इसमें आगे ये बताया गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अटेस्टिंग विटनेस है उन सबका उस समय पे एक जगह पे प्रेजेंट होना ज़रूरी हो, और ना कि अटेस्टेशन का कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म इसमें बताया गया है। इसका मतलब ये है कि अटेस्टेशन कितनी अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है और सभी अटेस्टेड विटनेस का एक ही जगह पे उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है। आगे बताया गया है रजिस्टर्ड।
रजिस्टर्ड का मतलब ये बोला गया है कि जहाँ पर ये एक्ट एक्सटेंड करता है वहाँ पर जिस लॉ के थ्रू रजिस्ट्रेशन गवर्न होती है उस लॉ के थ्रू वो डॉक्यूमेंट जो है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रजिस्टर कर लिया गया है। आगे बात की गई है एक्शनेबल क्लेम्स की। एक्शनेबल क्लेम्स ऐसे क्लेम होते हैं जो कि सिक्योर नहीं होते हैं, या कि कहा जा सकता है कि दीज आर अनसिक्योर्ड डेट्स। इसका मतलब न तो इन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्गेज से सिक्योर किया गया है, न कि किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के प्लेज या हाइपोथिकेशन से इनको सिक्योर किया गया है। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में आगे ये भी कहा गया है कि एक्शनेबल क्लेम्स ऐसे बेनिफिशियल इंटरेस्ट का भी क्लेम है जो कि किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का है जो कि क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है, और ऐसे क्लेम को कोर्ट ने भी स्वीकार किया है, कोर्ट ने भी उसे क्लेम होना माना गया है। आगे बात की गई है नोटिस की। किसी व्यक्ति को किसी फैक्ट का नोटिस तब माना जाएगा जबकि वो फैक्ट उस आदमी को पता है या फिर सिंपल इंक्वायरी से उसे पता लग सकता था, लेकिन उसने वो इंक्वायरी नहीं करी और उसने घोर नेग्लिजेंस किया। तब भी ऐसा माना जाएगा कि अगर वो इंक्वायरी करता तो उसको उस चीज़ का नोटिस होता, तो उस व्यक्ति को उस फैक्ट का नोटिस माना जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 4 यह कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मेंशन है उस हिस्से को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा ही माना जाएगा, और सेक्शन 54 पैरा 2 पैरा 3 सेक्शन 59 सेक्शन 107 एंड सेक्शन 123 इन पार्ट्स को रजिस्ट्रेशन एक्ट का सप्लीमेंटल पार्ट माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।